नमस्कार देवकीर्ति जी, मेरा नाम दर्पण है। मैं 42 साल का हूँ। मैं इसलिए 42 साल का अपनी उम्र बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक फिलॉसफी की वीडियो देखी थी, शायद वो पहला क्लास था। उसमें आप सुकरात को कोट करते हुए कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। हालाँकि आपने अपने बारे में वो बात नहीं कही थी और उसी में चूँकि मुझे वही रिसेंट वीडियो याद आ रहा है, उसी में आपने बाद में कहीं पे ये भी बोला था कि फ़िलॉसफ़ी को लेके मेरे जो भ्रम थे कि फ़िलॉसफ़ी को पढ़ के मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएँगे, वो पढ़ने के बाद वो भ्रम तो चले गए लेकिन मेरे को एक एनलाइटेंड इग्नोरेंस जो इग्नोरेंस थी वो एनलाइटेंड इग्नोरेंस में परिवर्तित हो गई। तो इसके साथ ये दोनों को अगर मैं सिरे इन दोनों कोट्स के सिरे एक और आपके कोट से जोड़ूं जो आपने पास्ट में किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 3 कोट हैं और खास तौर पे आप अपने आप को खुद को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये किस तरह डेवलप हुआ? इसकी क्या प्रक्रिया रही? शुक्रिया। देखिए दर्पण, पहली बात तो ये कि आप 42 साल के हैं और क्योंकि आपने खुद ये बात बहुत जोर शोर से बताई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और मैं तो 49 साल का हूँ, आपसे भी 7 साल बड़ा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि इसको लेके बहुत सीरियस नहीं रहना है। जो लोग 42 के नहीं है, कुछ साल में 42 के वो भी हो जाएंगे, ऐसा क्या है? उम्र तो एक पड़ाव है, रहता है। और 42 के हैं तो यूपीएससी आप नहीं दे सकते, पर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं आप। तो ये सोच के खुश हो जाइए कि आपके पास तो राष्ट्रपति बनने का चांस भी है। दूसरी बात आपने ये कही कि फिलॉसफी के आपने कुछ वीडियोस देखे और सुकरात कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एकदम सही बात है। दर्शन पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और जो मिला वो ये कि किसी प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता। किसी को भी नहीं मिल सकता, तो मुझे भी नहीं मिल सकता। तो मैं मानता हूं कि इग्नोरेंस पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब एनलाइटेंड है। अब मुझे कोई किसी दार्शनिक का नाम बोल के डरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने शायद उसको पढ़ा है, नहीं तो पढ़ सकता हूं। ये फायदा होता है फिलोसफी का। और आपका जो मूल प्रश्न है कि मैंने कहीं कहा कि मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता, ये बात ठीक है। और मेरा ख्याल है कि फिलोसफी पढ़ने के बाद वैसे भी किसी को खुद को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई करने से पहले हम एक खास माइंडसेट में होते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं लाइफ को लेकर। ये छोटे बच्चों पे शोभा देती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि वो ईगोसेंट्रिक स्टेट ऑफ माइंड में है। इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था, एक बार हमारे पड़ोस के घर के अंकल ने अपने घर से मुझे, दीवारें छोटी होती थी उस जमाने में छोटे शहर में, मुझे बोले कि बेटा कल का पेपर दे सकते हो? मैंने कहा हाँ अंकल। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कल मेरे जो पेपर हुआ था क्लास में, मैं क्वेश्चन पेपर लेके उनको दे आया। तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं न्यूज़पेपर मांग रहा था। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि छोटा बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखता है। ईगो सेंट्रिक होने का यही मतलब है कि दुनिया के केंद्र में मैं हूं। ये मुझसे कल का पेपर मांग रहे हैं, यानी इनको पता है कल मेरा टेस्ट हुआ है। पता होना ही चाहिए। ये भी नहीं पता तो फिर क्या जानते हैं? और मेरा क्वेश्चन पेपर मांगना चाह रहे हैं, यानी जीके बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, बढ़ानी चाहिए। तो मैंने वो पेपर दिया। मैं सोच भी नहीं पाया कि न्यूज़पेपर मांग रहे हैं। ये छोटे बच्चों का लक्षण है। और दुनिया के अधिकांश मनुष्य उम्र से बड़े होते हैं पर छोटे ही बच्चे रह जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि जब बच्चा पैदा होता है, वो देखता है कि घर में उसका पिता बहुत ताकतवर है। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहे हैं वो बेसिकली। जब भी बच्चे के मन में कोई सवाल आता है, वो पूछता है अपने घर में किसी से, किसी को नहीं पता तो सब लोग घर के मुखिया को देखते हैं कि वो जवाब देगा। और वो आमतौर पर जवाब दे भी देता है, बेशक झूठे जवाब दे पर दे देता है। जैसे बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया? अब बाप को नहीं पता बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है कोशिकाओं में, तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है। पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं सो रहा था, ये जाग के देख रहा था कि भगवान जी चीनी डाल रहे हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे लगता है कि भाई मेरा बाप जो है ना, बड़ी गजब की चीज है, इसको हर सवाल का जवाब पता है। और ताकत तो ऐसी, कोई चू नहीं बोल पाता इसके सामने।
घर में खूब डिबेट होगी, अंत में ये जो वाक्य बोल देगा फाइनल हो जाएगा। तो उसके मन में आता है कि मेरे घर के अंदर एक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ओमनिपोटेंट, ओमनिशिएंट। फिर आगे चलकर उसको समझ में आने लगता है कि ये दुनिया रैंडम है और इस बात की गारंटी नहीं है कि भगवान ने बनाई हो। उसको आगे चलकर ये भी समझ में आने लगता है कि मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। हर घर में वैसे वैसे सर्वज्ञ घूम रहे हैं, तो मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है। इस झटके को वो झेल नहीं पाता और तब बड़ा बेचैन होता है। इसलिए आप देखेंगे जब लड़के लोग आमतौर पर जब 15 से 20 की उम्र में होते हैं, अपने बाप के विद्रोही हो जाते हैं एकदम। और एक कहावत है, जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूं, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे। क्योंकि जब मैं 30 का होता हूं तो मेरा बच्चा 4 साल का होता है और वो मुझसे पूछता है खरबूजा मीठा कैसे हुआ। और तब मैं घूम फिर के वही कहानियां सुनानी शुरू करता हूं जिन कहानियों के विरोध में मैं विद्रोही हो गया था। तो जब समझ में आता है कि पिता उतने ज्ञाता नहीं है, तो फ्रॉइड ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी अपने बलबूते जीनी है। इतना कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो एक और बाप की तलाश करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में फादर का मतलब होता है ईश्वर। इसलिए यहूदी और इस्लाम धर्म की तुलना में तीसरा सेमेटिक धर्म क्रिश्चियनिटी ईश्वर को पिता कहता है, फादर कहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर को फादर एक बार भी नहीं कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट में 300 बार कहा गया है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह की टीचिंग से बना हुआ है और वो फादर कहते हैं। और फ्रॉइड ने कहा क्योंकि इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो बिना किसी गॉडफादर के, गॉडफादर है देखिए, बिना किसी गॉडफादर के खुद अपनी जिंदगी को झेल सके, इसलिए उसे ढूंढना पड़ता है एक ऐसा पिता। और उन कल्पनाओं से जो पिता बनता है उसकी छवि वैसी ही होती है जो घर के पिता की होती है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि दरअसल आप सच में कुछ नहीं जानते थे और हम ईगोसेंट्रिक थे। बाद में समझ में आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और जिसको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसे किस बात का घमंड होगा? वो खुद को क्यों सीरियसली लेगा? कायदे की बात है कि मुझ में और धूल के एक कण में अंतर इतना कम है, पर वो देखने के लिए मेरी नजर नहीं चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने वाली नजर चाहिए। अभी खेल के देख लीजिए, मेरी क्या हैसियत है? अगर मैं अपनी, जो मेरी है वो आपकी भी वही है, सबकी वही है बेसिकली, है ना, सिर्फ मेरी नहीं, किसी की बात कर लें। हमारी क्या हैसियत है अगर ईमानदारी से सोचें? इस दुनिया को बने हुए माना जाता है कि 1400 करोड़ साल हो चुके हैं, बिग बैंग हुए। इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमो सेपियंस को बने हुए 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में 800 करोड़ होमो सेपियंस घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें से एक मैं हूं। 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं इस दुनिया में, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मेटावर्सेस, ये मेटावर्स तो इनका है, मल्टीपल वर्सेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार, सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमो सेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे न होने से क्या रुक जाएगा?